बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो लंदन में नवाज शरीफ ने एक हंगामी इजलास बुलाया है और इस इजलास में एक बड़ा फैसला मुतवक्के है, वो फैसला जो बड़े अरसे से फंसा हुआ है। इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने खतरे की घंटी बजा दी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर लड़ाई जो है वो शुरू होने वाली है। और 4-5 दिन पहले जो खबर हमने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपको दी थी, आज उसकी तस्दीक हो गई है और अब अवाम की आंख में धूल झोंकी जाएगी और गेम जो है, ड्रामा जो है, वो इस तरह का रचाया जाएगा कि सब कुछ नेचुरल लगेगा। लेकिन पहले से खबरदार कर चुके हैं, इस हवाले से भी तफसीलात हैं। जबकि इमरान खान के पीछे कौन है और 4 जर्नैलों की कहानी क्या है, इस हवाले से जीएचक्यू जराए ने खबर दे दी है और जीएचक्यू के जराए से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और 7-8 और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त टीएलपी और हुकूमत के दरमियान भी मामलात तय पा चुके हैं और इस्लामाबाद में टीएलपी रहनुमा शफीक अमीनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ रिसालत का नामूस रिसालत का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर तरीक़ाकार तय किया है, तौहीन मज़हब की रोकथाम के लिए मुशावरत से एक लाया अमल बनाएंगे। और इस सब के अंदर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात जो हैं वो मान लिए हैं और कराची था इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च जारी था जो हुकूमत ने जेहलम के करीब ही रोक रखा था। और अब जाहिर बात है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो डेडलॉक था वो ख़त्म हो चुका है। और इस सब के अंदर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर हर पाकिस्तानी गमज़दा, एक बेगुनाह खातून को ना सिर्फ गलत सजा दी गई, कैद में रखा गया, ये सारी बातें भी की। और इन्होंने कहा कि जी इस सब के अंदर टीएलपी का एक मुतालबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी था। पेट्रोल की कीमतों से मुतल्लिक तरीक़ाकार हमने टीएलपी के सामने रख दिया। इसहाक डार ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। तो ये भी एक अपडेट थी, चले सोचा आपके सामने रखते हैं। वहीं दूसरी जानिब अदलिया जो है वो इस वक्त हुकूमत के निशाने पर भी है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको पिछली वीडियो में ये बता चुका हूं कि एतजाज अहसन साहब ने एक पिटीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। सलमान अकरम राजा और लतीफ खोसा एतजाज अहसन साहब के वकील होंगे, वो दलाइल देंगे और ये एक बड़ी अहम तरीन पिटीशन के तौर पर चीज देखी जा रही है। और इससे एक चीज और वाज़ेह हो गई है कि एक जानिब तो हुकूमत बामुकाबला अदलिया था ही, अब एस्टैब्लिशमेंट बामुकाबला अदलिया या फिर जाहिर बात है जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है। तो आप कह सकते हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट का माहौल बन रहा है, जो कि अल्लाह ना करे कभी भी हो और मुल्क के हक में नहीं है ये चीजें, लेकिन हालात अनफॉर्चुनेटली उस तरफ जा सकते हैं, अल्लाह ना करे जाएं। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब है इरफान कादिर, उन्होंने कहा है कि जजेस खुद एहतसाबी करते हैं तो बाकी इदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जी एहतसाब से मुतल्लिक पाकिस्तान के आइन में कोई अबहाम नहीं, बदउनवानी करने वाले का एहतसाब होगा और बिला तफरीक होगा। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के मुर्तकिब पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब नैब और इलेक्शन कमीशन में होता है। बदउनवानी के कई मामलात मुख्तलिफ अदालतों में भी जाते हैं। बदउनवानी करने वाले को एहतसाब का सामना करना पड़ता है, लेकिन जजेस अपना एहतसाब खुद करते हैं। इंसाफ के तकाजे सामने रखें तो अदलिया के अलावा दूसरे इदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। आईन इजाजत नहीं देता कि जज साहिबान मुख्तलिफ इदारों को कंट्रोल करें। और इरफान कादिर ने इस सब के अंदर कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई पेशरफ नहीं हो रही, जज रिटायर्ड भी हो जाएं तब भी उनके खिलाफ केस चल सकता है, प्रोसीडिंग हो सकती है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिटायर्ड हुए या नहीं। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि सदर और गवर्नर के सिवा किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, यानी इनका इस वक्त जो इशारा है वो ये है कि जजेस को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। जजेस की बदउनवानी, जजेस की करप्शन, जजेस का एहतसाब, ये सब कुछ असल में याद बड़े गलत टाइम पे आता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो, ये सारी की सारी चीजें ये याद उस वक्त आती है, इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ी क्रूशल होती है। तो अब आप इस चीज से एक अंदाजा लगा लें कि एक नई वॉर जो है, लेकिन वेज अ न्यू वॉर अगेंस्ट द जुडिशरी, वो तैयार बैठे हैं। और उसकी वजूहत जारी बात है बहुत सी और भी हैं, पसे पर्दा भी बहुत कुछ हो रहा है और ऑब्वियसली केसेस चल रहे हैं और केसेस में हुकूमत को उम्मीद नहीं है कि उनके हक में कुछ आएगा, क्योंकि हुकूमत ने गैर आईनी गैर कानूनी काम किए, हुकूमत ने खुलम खुला तौहीन अदालत की हुई है। अभी भी अगर चीफ जस्टिस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा दिखा रहे हैं तो अब तो हैरत होना शुरू हो गई है कि
चीफ जस्टिस इतना रेस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी एक अपडेट ले लें, और मेरी कोशिश ये होती है कि अपने वीलॉग में कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा खबरें बैक टू बैक आपके सामने रखूं, मेन न्यूज और साथ सप्लीमेंट्री न्यूज जो है वो भी आपके सामने आती रहे, ताकि पूरा मंजरनामा उस वक्त तक का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि वो किसी तोड़फोड़ में शामिल नहीं थे और ना ही इसके हक में है, ताहम मैं जहां था वहीं खड़ा हूं। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह किया है कि मैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तो नहीं था, लेकिन मैं पीटीआई के अंदर था तो मैं वहीं पे हूं। मुल्तान सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुरैशी साहब ने कहा कि मुझ पर मुल्तान में मनगढ़ंत 5 केसेस दर्ज किए गए। 9 मई के वाकयात में मुझ पर 13 दफात लगाई गई, लेकिन एक भी साबित ना कर सके। मुल्तान में मौजूद ही नहीं था, लिहाजा इंतजामिया में कुछ तो खौफे खुदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुआ, अडयाला जेल गया, मुकदमात मुल्तान में दर्ज हो गए। इन झूठे मुकदमात से इंतजामिया की साख बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। अदालत ने मेरी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की है, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं। इन्होंने कहा कि बतौर वजीर खारजा दुनिया भर में पाकिस्तानी इदारों का मैंने दिफा किया, और इन्होंने कहा कि जेल में कैद तन्हाई में कोई कैसे नुक्से अमन पैदा कर सकता है। जून में जेल में दौरान कैद नल का पानी मिलता था, और वहीं से यानी उन्होंने अपनी रुदात भी सुनाई। शहरियार आफरीदी साहब को मजीद रिमांड पे अदालत के हवाले कर दिया गया। उनके साथ जो कुछ हुआ उनके एडवोकेट शेर अफजल मरवत साहब पहले बता चुके हैं। दिल दहला देने वाली वो चीजें हैं जो उनके साथ हुई, लेकिन वो अभी भी डटे हुए हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत को एक धचका लगा है मोहसिन नकवी साहब को, और एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल जो है उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने कहा यह है कि ये जाती बुनियाद जो वजूहात हैं उनकी बिना पर इस्तीफा दे रहे हैं। इन्होंने इस्तीफे में लिखा कि जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। इन्होंने इस्तीफा गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो है उन्हें भिजवा दिया है, अपना जो इन्होंने रेजिग्नेशन है। अच्छा, उस सब के साथ साथ अब जरा आ जाते हैं मेन डेवलपमेंट्स के ऊपर, जो बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मैंने आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से तो चीज आपके सामने आ गई, वहीं जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी खिचड़ियां पक रही हैं। फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब के हवाले से यह कहा गया कि उन्होंने तो बराह रास्त आईपीपी ऑफिशियली ज्वाइन ही नहीं की, यानी एक नए ग्रुप की राह भी हमवार हो रही। जो तासर जो हवाओं में खबरें होती है वो हम आपको पहले दे देते हैं और फिर चीजें उस हवाले से आती है। महमूद मौलवी साहब ने कंफर्म कर दिया। अच्छा, इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी पेरिस एक इवेंट के अंदर जाना है, वहां से वो वापसी पे लंदन में कुछ आम मामला तय करेंगे। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबात से कबल पाकिस्तान आने समेत दीगर सियासी मामलात पर हतमी मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं का एक इंतहाई अहम तरीन इजलास लंदन में तलब कर लिया है, और पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में इंतखाबात की मुमकिना तारीख, मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इंतखाबात से कबल पाकिस्तान आने या ना आने से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत की जाएगी, और सीट एडजस्टमेंट पीडीएम की जमातें और दीगर जमातों के साथ वो भी एजेंडे का हिस्सा होगी। और मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि इस वक्त यह भी डिस्कस किया जा रहा है कि 13 अगस्त को असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है। अगर असेंबली की मुद्दत खुद खत्म होती है तो 60 दिन में इलेक्शन करवाने होते हैं, उस सूरत में ये अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। लेकिन अगर ये असेंबली को 4-5 दिन पहले खुद डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर 90 दिन में इलेक्शंस करवाने होते हैं, फिर इलेक्शंस जाएंगे नवंबर में। और अगर नवंबर में इलेक्शंस जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नवाज शरीफ साहब आगे ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि अब नाउ इट्स टाइम फॉर इमरान खान टू स्ट्राइक बैक। इससे ज्यादा इमरान खान को गिराया नहीं जा सकता था, इससे ज्यादा इमरान खान को झुकाया नहीं जा सकता था, या इमरान खान के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया जा सकता था। झुका तो वो नहीं, हारा तो वो नहीं, वो तो डटा हुआ है, लेकिन कोशिश से ज्यादा अब उसके स्ट्राइक बैक करने का वक्त है। ये ना हो कि वो इस सब के अंदर से राइज करे और इस तरह से राइज करे कि उसकी पॉपुलैरिटी मजीद मल्टीप्लाई हो जाए, मजीद एम्पलीफाई हो जाए, मजीद एक्सपोनेंशियली ना राइज कर जाए। तो ये खौफ भी दिल में है, और एक बहुत बड़ा सियासी जुआ है जो ये खेलने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसके अंदर इन्हें हासिल क्या होता है और क्या नहीं हासिल होता। अच्छा भाई, दूसरी जाने बड़ी दिलचस्प चीजें हो रही हैं, मतलब चूहे जितने भी खा लें उसके बाद दिल्ली ने हज पे जाना होता है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बात बताई थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस हुकूमत से अलग हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाते जाते मजे सारे ले लिए, केस माफ करा लिए, अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली, पाकिस्तान का वजीर खारजा बन के हर चीज कर ली, इंतकाम ले लिया, सियासत चमका ली, जो कुछ करना था कर लिया। लेकिन अब जाते जाते अवाम की नजरों में हीरो भी तो बनना है। मैंने आपको उसी दिन बता दिया था जिस दिन वफाकी काबीना के इजलास में बजट से पहले इन्होंने ये खबर लीक करवाई कि जी सरकारी मुलाजमीन की सागदार 20% बढ़ा रहा था तनख्वाह, हमने कहा 50% बढ़ाओ, फिर हम 35 पे लेके आए। फिर वो नजम सेठी वाला मामला, छोटा सा मसला लेकिन उसमें फड्डा हो रहा है, और 2-3 चीजों के ऊपर इनके आपसी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ बहाने हैं, असल में ये इस हुकूमत से अब निकलना चाहते हैं, और इस हुकूमत का सारा मलबा, सारा बोझ नून लीग के ऊपर डाल के नून लीग को मनो मट्टी तले, नून लीग की सियासत को दफन करके खुद ये हीरो बनना चाहते हैं। अवाम पागल है ना, अवाम को नहीं पता कि आपने क्या किया, अवाम को पता है कौन कौन कसूरवार है,
और अब आप उस हिसाब से चीजें देखेगी। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, इन्होंने सवात में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया और इन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं कि वजीर आजम कुछ कहे और बजट में कोई और बात लिखी हो। और अब आपको मैं बता दूं कि नूरा कुश्ती जो है वो शुरू होने का वक्त हो चुका है और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी बजट इसहाक डार ने पेश किया, पीपल्स पार्टी का किरदार इस बजट में बहुत कम है। मतलब कम है सही किरदार, यानी इनके मुताबिक अच्छा वाला किरदार है इनका, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। और यानी पीपल्स पार्टी का मुआशी तबाही में कोई कसूर नहीं, बिलावल साहब ने यह कह दिया। और 13 जमातों ने जो टोकरा इकट्ठे उठाया था उसके फवाइद भी इकट्ठे लिए, उसके बेनिफिशरी भी ये खुद बने, अब नताइज भी इकट्ठे भुगतो। ये कैसे हो सकता है? नून लीग के साथ ये ज्यादती कम से कम हम नहीं होने देंगे, कोई और होने दे या ना होने दे। और सिर्फ बेचारी नून लीग को कसूरवार ठहराकर ये टोकरा नून लीग से नून लीग के सर पे रख के अपने सर से तो नहीं फेंका जा सकता, आवाम इतनी पागल तो नहीं है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब बिलावल साहब ने एक दो और बातें कही हैं जो बड़ी तशवीशनाक है। एक जानिब तो ये कहते हैं कि 9 मई के हमला करने वालों को एक पैगाम है कि हम आपको माफ नहीं करेंगे, हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। उन्हें इबरत का निशान 9 मई की आड़ में, और ये इनके अपने एक तज्जिया कार को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि जी 9 मई के वाकयात के बाद पीडीएम की जमातों ने सुख का सांस लिया है क्योंकि वो खुश हैं कि भाई पीटीआई को रगड़ने का मौका मिला। तो आप यहां से भी अंदाजा कर लें कि ये कितने मुल्क के साथ लॉयल हो सकते हैं। अगर ये सुख का सांस, उसमें तो हमारी तकलीफ ही नहीं खत्म होती कि भाई 9 मई के वाकयात क्यों हुए, हमारे शहीदों की यादगारों के साथ क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे। ये अंदर से सारे खुश बैठे हैं, यही से इनकी नीयत का फितूर पता चलता है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब बिलावल साहब ने एक और खतरे की घंटी भी बजा दी है। इन्होंने कहा कि जिस तरह मेयर कराची का इलेक्शन जीते हैं उसी तरह पूरे मुल्क में हम जो इलेक्शन है वो जीत कर दिखाएंगे। इसके बाद तो कानों को हाथ लगाएं, मुल्क के लिए दुआ करें। मेयर कराची का इलेक्शन जिस तरह आपने जीता, अगर उस तरह मुल्क का इलेक्शन आपने जीतना है, फिर इलेक्शन ना करवाएं। वो पैसा जो है वो भी अपने स्विस बैंक के अंदर डलवा दें किसी अकाउंट के अंदर, और मुल्क के ऊपर रहम करें। आप यहां पर अनाउंस कर दें कि हमने जी बनना है वजीर आजम, बिलावल को बना दें वजीर आजम। इंतखाबात का ढोंग रचाने की क्या बात है? मेयर कराची के इंतखाबात भी तो इंतखाब जो था वो ढोंग था ना, वो तमाशा था। वो तमाशा लगाने की फिर क्या जरूरत है? कौम के साथ भी और अपने साथ भी, और मुल्क के मुआशी मसाइल आपके सामने हैं, वैसे भी सिक्योरिटी और पैसे हमारे पास हैं कोई नहीं। तो फिर बिलावल साहब आपको डायरेक्ट वजीर आजम बना देते हैं, जरदारी साहब को सदर बना देते हैं, और जब तक आपका दिल करे आप करें, उसके बाद मरियम को लगा देंगे। जैसे आपकी मर्जी, म्यूजिकल चेयर खेलें आप और इंतखाबात का ढोंग ही ना रचाएं। अच्छा अब जरा आ जाते हैं जीएचक्यू के मामलात के ऊपर। कुछ दिन पहले आपको पता है कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी और उनके हाउस अरेस्ट के हवाले से खबरें आ रही थी, और जनरल साहब जो हैं उनके हवाले से ये बात ही मैंने बताया कि वो हाउस अरेस्ट में नहीं है। कुछ जराए से जो राब्ता हुआ उसमें पता चला कि एक शख्स ने उनसे फोन पर भी बात की और एक शख्स की तरफ भी वो गए। उसके बाद ये बताया गया कि जी उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है 9 मई के वाकयात से। वो बताया कि उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, अलबत्ता वो अंडर सर्वेलेंस है। ये एक दावा सामने आया था कि वो किसी से मिल नहीं सकते अपनी मर्जी से, किसी से बात नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, मीडिया इंटरेक्शन उनके लिए बंद है, उनका जो पॉलिटिकल मीटिंग्स है वो नहीं कर सकते, वो किसी की तरफ जाना चाहें जा सकते हैं लेकिन इजाजत लेकर। उस तरह से आजादाना नकलो हरकत नहीं कर सकते जिस तरह से बाजवा साहब कर सकते हैं, लेकिन अंडर सर्वेलेंस हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सलमान मसूद साहब है, द नेशन के एडिटर भी हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी। उन्होंने 4 जनरल्स के हवाले से बात की थी कि 4 रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। उनके अब नाम भी लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्योंकि उन्होंने इमरान खान को 9 मई के वाकयात के लिए तैयार किया। एक जो उसमें कहते हैं कि जी एक जनरल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता था, एक जनरल जो है वो रिटायर्ड जो है वो बनना चाहता था, आईएसआई का चीफ बनना चाहता था, एक कोई भी ओहदा चाहता था, बस वो चाहता था कि वो कुछ आगे बढ़ सके। इसमें जो नाम बहुत से साफियों ने अजीब से, भाई जितने तुक्के होते हैं फिर कुछ लोगों ने आगे तुक्के लगाने शुरू कर दिए। कोई जनरल फैज का नाम तो आना ही आना था, इसमें जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल अमजद शुएब साहब का नाम शरीफ आदमी है, उनका नाम भी लेना शुरू कर दिया। अलबत्ता इस हवाले से जो चीजें हैं वो ये है कि एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो जो टॉप के जराए हैं, जो जीएचक्यू के जराए हैं, मुझे बता रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से किसी रिटायर्ड जनरल के साथ कोई इन्वेस्टिगेशन इस तरह की नहीं चल रही और ऐसा कोई किरदार जो है वो किसी का नहीं है, और जो चीजें हैं वो स्पेक्युलेशंस की बुनियाद पर हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसकी तरदीद जो है वो भारी अल्फाज के अंदर मुख्तलिफ जराए से आ रही है और ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इमरान खान के साथ ऐसी कोई मिली भगत या ये चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ खबरों की हद तक हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खबर भी बड़ी आम थी जो जीएचक्यू से रिसीव हुई है और ये डेवलपमेंट भी आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।